So this is lecture 3 mole concept, right? So last lecture मैंने basic mole concept, आपको definition वाला part, कुछ problems सिखा दिए थे और आपको मैंने homework दिया था. So let me start there. तो जो मैंने आपको homework दिया था, I hope all of you have done. If someone has any doubt in that homework, can ask me first. अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आई गो अहेड. सेकंड, 6th और 13th क्वेश्चन. कौन सा? सेकंड, 6th और 13th क्वेश्चन. एक एक करके पूछो बेटा. तो सेकंड क्वेश्चन नहीं आया. हाँ. ओके. तो सेकंड क्वेश्चन में द प्रॉब्लम सेज टोटल 3 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन. तो 3 मोल ऑफ अमोनिया बोला है. तो योर अमोनिया इज दिस इज द फॉर्मूला. प्रॉब्लम नंबर 2 कर रहे हैं हम. ये अमोनिया है. तो फॉर्मूला जब भी आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला देते हैं तो व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला? मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला इज कि अगर मेरे पास 1 मोल अमोनिया है तो उसमें जो रेशो है नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन एटम्स का वो 1:3 है. इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं समझने का. तो मींस 1 मोल ऑफ अमोनिया हैज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन and 3 mole of hydrogen. So look out for answer which says so. तो अगर 1 मोल में 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल हाइड्रोजन है तो 3 मोल में कितने मोल नाइट्रोजन होगा? 3 मोल. हाँ. और कितने मोल हाइड्रोजन होगा? 9 मोल. 9 moles. So what should be the answer? Got it? Yes, ma'am. What is the next problem that you want? 6. Problem number 6 says a sample contains 200 atoms of hydrogen and 0.05 gram of nitrogen and 10 raised to 20 gram atom. 10 raised to minus 20 है शायद, right? 10 raised to minus 20 gram atom of oxygen. What is the approximate number of total atom? इसमें क्या करना है? एक एक अलग से लेना है. 200 atom of hydrogen दिया है तो 200 atoms ये तो डायरेक्ट दिया है. नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने और 200 atoms. ओ भाई. नेक्स्ट इज 0.05 ग्राम एटम. मैंने लास्ट लेक्चर आपको ग्राम एटम समझाया था. ग्राम एटम का Yes, miss. 0.05 मोल ऑफ नाइट्रोजन. माइकल को कौन सी कार या फिर कौन सी बाइक बाय करनी चाहिए? Someone please has kept the video on. Please switch off all your audios. It is disturbing everybody. Okay, so here we are. So in problem number 6, हाइड्रोजन के एटम्स दिए हैं. नाइट्रोजन का ग्राम एटम दिया है 0.05 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन. तो इससे ग्राम एटम का मतलब है 0.05 मोल ऑफ नाइट्रोजन दिए है. तो इससे नंबर ऑफ नाइट्रोजन आ सकते हैं, मोल से नंबर, एंड सेम इज द केस विद ऑक्सीजन. ये 3 नंबर आ जाएंगे. इनको ऐड करो, आंसर आ जाएगा. समझ में आया? What is the next problem that you want? बोलो. 13th. 1-3. Yes, miss. प्रॉब्लम नंबर 13 में okay, so your problem number 13 says
the weight of NO having the same number of oxygen atom present in 9.2 ग्राम of NO2. तो वही करना है, फॉर्मूला बेस्ड है. आपको NO2 एक फॉर्मूला दिया, ये जैसे किया वैसे ही 13 करना है. अगर NO2 आपके पास 1 मोल है तो इस 1 मोल ऑफ NO2 में कितने नाइट्रोजन है? 1 मोल. कितने ऑक्सीजन आइटम्स है? 2 मोल. ठीक है. अभी यहाँ पे NO2 का एक मास दिया है 9.2 ग्राम. तो ये 9.2 ग्राम को NO2 से NO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास से आप डिवाइड करोगे और आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2. तो NO2 का मोलर मास क्या हो गया? नाइट्रोजन इज 14 and 42. राइट. तो क्या हो गया आपका मोलर मास? 14 प्लस 32 46. तो 9.2 को आप 46 ग्राम से डिवाइड करोगे और आपको ये 9.2 ग्राम्स में कितने मोल्स है ये आ जाएगा. समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो 9.2 divided by 46, your answer comes 0.2. Yes, miss. तो आपके पास 0.2 मोल्स है. तो अगर 1 मोल है तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 0.2 मोल है तो कितने मोल ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन. तो 0.2 मोल में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा? 0.4. 5/4 कहाँ से आया 0.4. बेटा? 1 मोल में 2 मोल ऑक्सीजन है तो 0.4. 0.4, राइट. 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन. तो उन्होंने पूछा है कि 0.4 मोल ऑक्सीजन अगर NO में है तो उसका मास. तो अभी NO देखो, 1 मोल NO में 1 मोल ऑक्सीजन है. आया ना? हाँ मैम. समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझा, आपको देखना क्या है. अभी आपको 0.2 मोल NO है, ये हो गया 0.2 मोल ऑफ NO2 और इस 0.2 मोल ऑफ NO2 में 0.4 मोल ऑक्सीजन है. यहां तक समझ में आया हाँ प्रॉब्लम? मैम. हाँ मैम. उसके आगे बस क्या करना है, प्रॉब्लम में कहा है द वेट ऑफ NO हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. मतलब अभी NO में हमको यही ऑक्सीजन का वेट चाहिए. तो 0.4 मोल ऑक्सीजन चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स 0.4 मोल ऑक्सीजन एटम किसमें चाहिए? NO में चाहिए. अभी NO का फॉर्मूला देखो. अगर NO आपके पास 1 मोल है तो उसमें ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर मुझे 0.4 मोल ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए मुझे NO भी कितना चाहिए? 0.4 मोल NO चाहिए. तो 0.4 मोल NO का आपको क्या निकालना है? एटम्स. वेट निकालना है. तो NO का मोलार मास क्या हो गया? 14 प्लस 16, राइट. NO का मोलार मास हो गया हाँ, मैम. 30 और 30 इज फॉर 1 मोल. तो 0.4 मोल के लिए क्या आंसर आ जाएगा? 12. मैम. यस. तो 12 ग्राम ऑफ NO contains same number of oxygen atom present in 9.2 gram of NO2. Any doubt? Anyone still has? यस मिस. वो लास्ट वाला स्टेप खाली थोड़ा और एक बार रिपीट करो. हाँ. तो यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम. इसके आगे मुझे मास निकालना है बेटा. तो मैं NO का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी. मोल से मास कैसे निकालते हैं? मोल्स आ गए, पहले NO का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी. 14 प्लस 16, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO आ गया 30. तो 1 मोल ऑफ NO is 30 grams. So therefore 0.4 mole of NO will be 30 into 0.4. का आंसर कितना आ गया बेटा? 12 grams. 12. ओके मैम. Any other doubt anyone has? So can I go ahead, assuming that everybody who is sitting right now in front of me
okay, has done the homework and has no doubt इस assumption पे, या किसी को और भी डाउट है? क्योंकि ऑब्वियसली आज टॉपिक भी आगे जाएगा और आज आपके होमवर्क में और प्रॉब्लम्स आएंगे मोल कंसेप्ट के आगे के। तो ओके ये मैम। बहुत ही सिंपल लेवल के मैंने प्रॉब्लम्स दिए थे, अगर ये सॉल्व हो गए हैं तो आगे के सेट ऑफ प्रॉब्लम्स मैं आज आपको दे दूंगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। Okay, so what is next now? Today we will see some different types. Okay, today we will see some different types of questions. अगर किसी को डाउट है बेटा, ये ऐसे मैसेज ना भेजा करो स्क्रीन पे एट अ टाइम 10-10 मैसेज फ्लैश होते हैं। आई कांट रिमेम्बर हु हैज व्हिच डाउट। डाउट है तो ऑडियो ऑन करके बात करो। आई एम स्पीकिंग टू यू, सो यू हैव अ डाउट, talk to me, ask me the doubt like the way you ask in class, normal class. So anyone still having doubt? Shall I go ahead? ठीक है। नो मैम, नो डाउट। No doubt. Shall I go ahead? यस मैम। Okay. So what I was telling you is कि आज कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, बट पहले ये मूल कंसेप्ट पे है, तो मूल कंसेप्ट के एक दो और प्रॉब्लम्स में करवाती हूँ क्लास में, एंड देन वी विल गो अहेड। आज मैं बुकलेट से और आपको मूल कंसेप्ट के ही प्रॉब्लम दे दूंगी। ये जो फाउंडेशन बिल्डर एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया है, इसमें कैटेगराइज करके दिया है, तो इसी के आगे के प्रॉब्लम्स आज आपको एज अ होमवर्क आ जाएंगे। सो आई एम पुटिंग अ प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड, स्टार्ट सॉल्विंग। Problem is based on what we have done in mole concept. So I start explaining you. पहले problem करते हैं, बाद में explanation. So the simple problem I am giving. Start solving this problem. दैट इज एमजी और खाली ग्राम्स। ग्राम्स है क्या मिलीग्राम्स? मिलीग्राम से है ना, mg का मतलब क्या है? 200 मिलीग्राम्स। मैम मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तुम सोचो। तुम्हारा मोलार मास मिलीग्राम्स में आता है क्या?
हो गया? मैम तो कैसे करना है आपको? 200 मिलीग्राम CO2 से आप स्टार्ट कर रहे हो और आपसे उससे 10⁻21 मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हो, तो you need to calculate mass of this 10⁻21 molecules, right? तो नंबर से मास कैलकुलेट करना है. So what you know is your Avogadro's number of molecules of CO2 will be 44 grams. जिसको मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करूंगी तो हो जाएगा 44 into 10⁻³ मिलीग्राम. इतना मास एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है. तो इससे 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का मास हम कैलकुलेट करेंगे. So what will be that calculation? 10⁻21 into 44 into 10⁻³ upon Na. मैम रिपीट. कितना आंसर आ गया इसका? How much is this after calculation? मैंने कैलकुलेशन के लिए भी आपको बताया था कि 1 upon Avogadro's नंबर जो है, ये 1 upon Avogadro's नंबर क्या आ जाता है? ये भी हमने किया था लास्ट लेक्चर, so that you can quickly calculate. So this 1 upon Avogadro's number is nothing but 1.66 into 10⁻⁻24. तो Avogadro's नंबर से डिवाइड करने का मतलब है 1.66 into 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज आसान होता है, so you can do quick calculation and this will be approximately कितना आएगा ये 73.05 मिलीग्राम्स. यहाँ तक आ गया सबको? नो मैम. नहीं आया? नहीं नहीं समझा? ये मिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैम कैसे कैलकुलेट किया? ये नहीं मैम 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का. दिया है 10⁻21 आर रिमूव्ड. प्रॉब्लम में दिया है तो मैंने 10⁻21 मॉलिक्यूल जो निकाले हैं उनका मास कैलकुलेट कर रही हूँ कि जब भी 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हम निकालते हैं कितना मास कम हो जाएगा, वही पूछा है ना. हाँ मैम. तो 10⁻21 का मास कितना ये पहले फाइंड आउट करते हैं. ओके मैम. फिर 200 से स्टार्ट किया, उससे इतना मास कम हो गया तो कितना रिमेनिंग है ये तभी तो आएगा ना. हाँ मैम. समझा अभी? हाँ मैम. मैम आपने फॉर्मूला 10⁻21 कैसे लिखा है? मॉलिक्यूल्स का मास 73.05 आ गया. तो जो वेट ऑफ CO2 लेफ्ट है after this is gone, you started with 200 milligrams और उससे 73.05 milligrams चला गया. So how much is the mass that is remaining behind? In milligrams, it will be 126.95. तो ये आ गया हाउ मेनी ग्राम्स, तो मिलीग्राम्स में आ गया. ग्राम्स में पूछा है तो इसको कन्वर्ट करो 0.12695 grams. This much grams of CO2 is left behind. समझ में आया यहाँ तक? मैम. इसके आगे पूछा मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट बिहाइंड, तो इसके मोल्स
moles of CO2 left behind के लिए मुझे क्या करना है, ये जो weight in grams है upon number of moles. molecular mass in grams से divide करना है. So I will get moles of CO2 left. Ma'am, how did you find for 10 raised to 21 molecules? Ma'am, you took 10 raised to 21 into molar mass of CO2 divided by Avogadro's number. This is just a cross multiplication. ये calculation नहीं समझ रहा है, तो मैंने mole concept का definition use किया. Yes, ma'am, given mass by So Avogadro's number of molecules है, तो उनका mass 44 into 10 raised to -3 milligrams है. अगर 10 raised to 21 molecules है, तो उनका mass कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट किया. अभी भी नहीं समझ रहा है? Yes, ma'am, got it. Thank you. आगे बढ़े. तो क्या आंसर आया मोल्स का? टेल मी. 0.002 moles. 0.0028 moles, right? So the mole of CO2 left behind is 0.0028 moles. So I hope everybody is comfortable with this problem. Yes, ma'am. Can I go ahead? Yes, ma'am. बोलिए. The mass should be in grams, right? Mass should be in grams. कौन सा वाला mass grams में बोल रहे हो तुम? कहाँ पे डाउट है? जब भी मोल निकालते हो तो ग्राम में होना चाहिए ना. हाँ, तो ये दोनों ग्राम में ही है बेटा. 0.126 ऐसे कुछ नहीं. तुम किसी भी यूनिट में काम कर सकते हो, बट अगर न्यूमरेटर ग्राम में तो डिनोमिनेटर ग्राम में करो, ऊपर मिलीग्राम है तो नीचे मिलीग्राम ले लो. और क्या आपके एक कैलकुलेशन के वक्त यूनिट सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने दोनों ग्राम्स में लिए. अगर इसका डाउट है तो इसमें मैंने मिलीग्राम में कन्वर्ट किया, क्योंकि प्रॉब्लम में 200 मिलीग्राम दिया है. तो अगर इसका आंसर मिलीग्राम में आएगा तो आई कैन डू दिस कैलकुलेशन. दिस वाज इन मिलीग्राम्स, so I cannot take 200 in milligrams and this in grams, right? Yes. So in a given calculation you have to keep the unit same. ये बेसिक है. Yes, ma'am. और कोई डाउट है इसमें? No, ma'am. Everybody comfortable? अगर डाउट है तो पूछ लो, मन में नहीं रखो. मैम वो एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट 0.0028 आएगा या अप्रॉक्स आएगा? बेटा वो नीचे ऑप्शन दिए होंगे ना, तो वो देख के टिक करना है. और क्या, जो आंसर आ रहा है नीचे ऑप्शन दिए होंगे, क्लोजेस्ट पॉसिबल टिक करना है. पर मैम अगर हम वैसे करें मींस एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में. हाँ, तो स्कूल के एग्जाम में कैलकुलेट करके जो आंसर आ रहा है वो लिख दो. और क्या होता है, कैलकुलेशन पार्ट तो सीख ही लो ना. सो दिस आंसर, मतलब दिक्कत क्या है मुझे नहीं समझ में आ रही है. डाउट किधर है? अभी ये 0.12695 है और आप डिवाइडेड बाय 44 करते हो. तो जब भी आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर, ओके, ये 28 के आगे भी कुछ डिजिट्स आएंगे. ओके, तो कितने डेसिमल तक आंसर लिखना है? ये बहुत हो गया जितने डेसिमल तक मैंने लिखा. इससे ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है? अभी अगर तुम पूछ रहे हो एमसीक्यू पैटर्न में क्या है, सो एमसीक्यू पैटर्न में ऐसे नहीं दिया है 28 into 10 raised to -2. वो टिक करना है. एनीथिंग व्हिच मींस दिस. ओके मैम. ओके, वो तो उधर क्या ऑप्शन दिए होंगे, दैट आई कैन से 2.8 दिया होगा into 10 raised to -3 दिया होगा, ये दिया होगा, कुछ भी दे सकते हैं वो. तो एनी नंबर व्हिच मींस दिस. कैन आई गो अहेड? यस.
Anyone has any other doubt in this problem? तो आपके किसी ने जो भी पहले डाउट पूछे थे, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो मैं फॉर्मूला का मतलब फिर से समझाती हूँ. कभी भी किसी भी कंपाउंड का अगर आपको फॉर्मूला दिया है, सपोज आई टेक दिस पोटेशियम सल्फेट, तो ये फॉर्मूला जब भी हम किसी भी कंपाउंड का लिखते हैं, तो व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला? The whole meaning of this formula is if I am having K2SO4, say 1 mole of K2SO4 है. So according to this formula, in 1 mole of K2SO4, I am having 2 mole of potassium atom. I am having 1 mole of sulfur atom, and I am having 4 mole of oxygen atom. If instead of 1 mole I take 2 moles, then even these will be accordingly multiplied. एक बार फॉर्मूला से मुझे मोल आ गया, तो मोल से मास, मास से नंबर, सब कुछ फाइंड आउट हो सकता है. Yes. Is this clear? So formula tells you the composition mole wise. Okay, ये atom wise मतलब एक molecule की बात की, तो how is the molecule of K2SO4 made up of? I will say 2 atoms of potassium, 1 atom of sulfur, and 4 atoms of oxygen. But the minute I say I'm having 1 mole of K2SO4, then 1 mole of K2SO4 is going to have 2 moles of potassium, 1 mole of sulfur, and 4 moles of oxygen. Is that clear? Yes. The formula tells you a lot of things, and आपके फिर प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूला के बेसिस पे. ओके, से फॉर एग्जांपल मैं एक आपको फॉर्मूला दी, सी दिस फॉर्मूला Al2SO4 price dot 24 molecules of water of crystallization. ये एक मैंने बड़ा सा फॉर्मूला दिया. अभी इस फॉर्मूला में ओके आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो. एल्यूमिनियम के कितने, ऑक्सीजन के कितने. कैन यू डू दिस वर्किंग? Yes. Yes. We have to say the answer of that. हम एल्यूमिनियम के 2, ऑक्सीजन के 36, सल्फर के 3, करेक्ट. और हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के 48. 48. अगर एटम गिनने हैं तो 48, राइट? Yeah. दिस इज व्हाट एनी फॉर्मूला टेल्स यू. फॉर्मूला से हमको ये चीज समझ में आती है कि उसके कंपोजिशन में कितने मोल्स ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है. एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट? एनीवन हैज? No. ऑल क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं. ये छोड़ के किसी किसी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने पूछते हैं. What is that whole story about? I will take one problem that way, and we will understand how to calculate number of electrons, number of protons, and so on. So say for example, I'm taking 90 ml water contains how many number of electrons? So 90 ml water contains how many number of electrons? ये क्वेश्चन है. और बोला है कि जो डेंसिटी है ऑफ वाटर वो 1 ग्राम पर ml है.
So can you try this or you want me to solve? कोशिश करोगे सब लोग solve करने Yes, की? ma'am. Try करते हैं. कोशिश करो, otherwise I will help you out. Five into Avogadro's number. Ma'am. 5 into Avogadro's number. They are not number of electrons. Ma'am, we have to find the number of electrons लिखा है ये Oh, electrons. sorry, ma'am. Yes, ma'am. 40 into Avogadro's number. 40 into Avogadro's number. Right. नहीं 40 भी तो wrong आएगा, किधर right है? 50. No 40. 43 into 10 raised to 21. नहीं बेटा नहीं. हम 90 into नहीं 90 into तो एकदम wrong. Ma'am, 40. Ma'am, 50 into Avogadro's number. Yes. Yes, ma'am. 2 electrons from hydrogen and 8 from From oxygen. oxygen, right? 2 plus 8 we have to do. That comes. तो सबसे पहले ये 90 ml है ना, वॉल्यूम दिया है, इसको मास में कन्वर्ट करना है. So what will be mass of water? Your density is mass upon volume. So your mass will be density, that is 1 gram per ml into volume. So 90 ml water 90 grams होता है. So what is given to you in this problem is mass of water. आपके पास 90 grams water है. इससे आप number of moles calculate करोगे water के, जिसमें आप 90 grams को उसके molecular mass in grams से divide करोगे. So you understand कि 90 grams water is 5 mole of water. आगे बढ़े. अभी 5 mole of water में molecules कितने होंगे? 5 mole of water is going to have 5 into Avogadro's number of molecules. Any doubt till here? Yes, ma'am. Yes. No, ma'am. No. Okay. तो हम मेरे पास number of molecules आ गए. अभी मैं 1 molecule of water में 1 molecule of water में number of electrons count करूंगी. तो 1 molecule water में कितने electrons है? हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1. 1 molecule of water has 10 electrons. So therefore 90 ml water, which is 5 moles, is going to have 5 into 10 into any number of electrons. समझ में आ रहा है? तो जैसे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए वैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कोई डाउट है?
Anyone has any doubt in this? Ask me. So No, आज ma'am. जो होमवर्क दूंगी उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह कैलकुलेट करने के भी प्रॉब्लम्स है जो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. आई एम गिविंग यू नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम. मैम वो FeCCN है. FeCN6 ये ब्रैकेट है बेटा. अच्छा ब्रैकेट. इस कंपाउंड का नाम सोडियम फेरी साइनाइड है. हम वो मैम CN का नंबर क्या आयरन है? क्या? CN का नंबर क्या है मैम नीचे वो CN के बाद? 6 टाइम्स नहीं दिख रहा है. हम 288. मैम आयरन का मास क्या होता है? आयरन का मास क्या होता है? 56. बट चाहिए नहीं बेटा इसमें. मैम 288 ठीक है. क्या 288? हाँ. नहीं. इससे Na का क्या होता है? Na का होता है 23. ये सब चाहिए ही नहीं. बट हाँ, 16.8 ग्राम. नहीं 14.4. 14.4. 14.4 ज़्यादा हो गया सर. 14.4. that's right answer. 14.4 ग्राम. हाँ बेटा 14.4 ग्राम. मैंने भी यूनिटरी मेथड से किया. क्या किया? यूनिटरी मेथड से 1 मोल में इतना तो 0.2 में हाँ तो किया तो क्या आंसर आया तेरा? वही 14.4. हाँ तो करेक्ट आंसर है ना. मैंने किधर मना किया? बट यू डोंट नीड. कोई मुझे आयरन का मास पूछ रहा है, कोई मुझे सोडियम का मास पूछ रहा है, तो वो तो जरूरत नहीं है ना. इसमें बिना मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन किए आपका आंसर आ सकता है. You don't have to calculate the molecular mass of this molecule. Is the whole story that I'm discussing. Why you need iron mass and why you need sodium mass? You don't need that. आपको simply formula देखना है. अगर मेरे पास 1 मोल सोडियम फेरिसाइनाइड है, ये फॉर्मूला से मुझे कुछ समझता है कि 1 मोल सोडियम फेरिसाइनाइड में 3 मोल सोडियम है, 1 मोल आयरन है. क्वेश्चन कार्बन के लिए है तो कितने मोल कार्बन है 1 मोल फेरिसाइनाइड में? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? 6 मोल कार्बन. तो प्रॉब्लम में मुझे पूछा है कि 0.2 मोल सोडियम फेरिसाइनाइड है. तो अगर सोडियम फेरिसाइनाइड 0.2 मोल है तो उसमें कितने मोल कार्बन रहेगा? 1.2 मोल कार्बन. यस. तो बस कैलकुलेट द मास. तो 1.2 मोल कार्बन का मुझे मास कैलकुलेट करना है. तो मैं
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन से कार्बन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करूंगी और आंसर हो जाएगा 14.4 ग्राम्स। इस कैलकुलेशन में कहीं पे भी सोडियम आयन किसी के भी मास की जरूरत ही नहीं है। Is this clear? Yes, ma'am. Any doubt anyone has? No, ma'am. तो ये फॉर्मूला से ही और आगे बढ़ता है। आई एम टीचिंग यू सम कैलकुलेशंस नाउ। तो आई एक्सप्लेन यू कि व्हेन अ फॉर्मूला इज गिवन आपको मोल्स ऑफ एटम्स समझते हैं। और क्या समझता है? अगर आपको फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको परसेंट, मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दैट मॉलिक्यूल समझ में आता है। परसेंटेज कंपोजिशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं? मीनिंग क्या है परसेंटेज कंपोजिशन जो मैं बात कर रही हूँ? सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। वाटर है तो 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन है। इतना तो सबको समझ में आया। Yes, अभी ma'am. 1 मोल वाटर का जो मास है उसमें कुछ परसेंट मास हाइड्रोजन का है, मास परसेंट है हाइड्रोजन का उसमें, और कुछ मास परसेंट ऑक्सीजन का है। एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि ये मास परसेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपका मास परसेंट ऑफ एलिमेंट होता है that will be mass of the element in the compound upon molecular mass of that compound into 100. Say for example, water है 11. तो वाटर में मुझे अगर मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है तो वाटर के फॉर्मूला में कितना मास हाइड्रोजन का आ रहा है? 2। कितना मॉलिक्यूलर मास है वाटर का? 80। और फिर इसमें जो परसेंट हो जाएगा वो 200 by 18 हो जाएगा। When I do this calculation, I get an answer 11.8%. तो ये 11.18%। तो ये 11.18% क्या है? This is the mass percent. Water के total mass में how much is the percent contribution coming from hydrogen? और अगर वाटर में मुझे ऑक्सीजन का चाहिए तो ऑब्वियसली मैं 100 माइनस हाइड्रोजन का परसेंट करूंगी क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स है। और ये आंसर आपका हो जाएगा 88.72। डिड यू अंडरस्टूड? अगर फॉर्मूला दिया है फॉर्मूला में हर एलिमेंट का कितना मास परसेंट कंट्रीब्यूशन है to build that molecule can be easily calculated. तो ये फॉर्मूला लिख लो और मुझे परसेंटेज कंपोजिशंस कैलकुलेट करके दिखाओ। मैं एक प्रॉब्लम मिस 88.82 आएगा। यस हाँ मैम। 82 आएगा। करेक्ट।
मैम 11.11 ही आना चाहिए, 18 का सा 1/8 नहीं आ रहा है, 200/18 का अब आंसर 11.11 आएगा। 11.11 आ रहा है। ओके, तो फिर 11 आएगा तो 89 आएगा। हाँ 11.11 आ रहा है। पैसे आ रही है ना, बस 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 मुझे बच्चों ऑन तो ना। अरे मैम बोलिए। इसमें हमको परसेंटेज सबका निकालना है या एएल का निकालना सबका निकालना है। प्रॉब्लम क्या कहता है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट, जितने दिख रहे हैं सबका जमेगा ना। ओके मैम। मैम वो ग्रीन विट्रियो क्या है मैम? क्या प्रेजेंट इन ग्रीन विट्रियोल के कुछ है ना फॉर्मूला मैम? लिख लिया ना, मुझे पता था ग्रीन विट्रियोल क्या है, आपको पता नहीं है। ग्रीन विट्रियोल इज FeSO4.7H2O, इसी को कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। डन मैम। ओके जिनका हो गया उनके लिए मैं और एक प्रॉब्लम इधर दे रही हूँ।
जो ग्रीन विट्रियोल का प्रॉब्लम है वो सबका आई होप हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। Uran is 56. Molecular mass of green vitriol. ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 11 है एंड प्लस 14 11 into 16 होता है ना ग्राम्स पर मोल, राइट। मोलार मास आ गया 278। बस अभी इसके आगे परसेंट ऑफ Fe क्या होगा, फॉर्मूला में Fe का मास 56 है अपॉन 278 इंटू 100, सल्फर हो जाएगा 32 अपॉन 278 इंटू 100, ऑक्सीजन हो जाएगा 11 इंटू 12, सॉरी ऑक्सीजन विल बी 60, 11 इंटू 60, सेकंड क्वेश्चन डन इंटू 100, और ये सब आएंगे तो इनको ऐड करो, 100 से माइनस करो तो हाइड्रोजन का मास परसेंट हो जाएगा। सेकंड डन तो सेकंड को ऑक्सीजन का रहता ना 43 एंड 53.7। Ma'am, we have to use law of conservation of mass and then solve this question. हाँ बेटा, मतलब तेरे मैम वही पास करना है ना कि मतलब 35.6 को 16.5 से सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद ऑक्सीजन का मास निकलेगा। 35.60 माइनस 16.50 करेगा तो तेरे को मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। यस मैम, आ गया मैम आंसर। फिर 59.75 आ जाएगा। 59.75 and 41.40 मैम ऑक्सीजन में 11 into 59.6875 16 41.3125। इसका 41.312 आ रहा है। मैम 41 इसका आ रहा मेटल का, ऑक्सीजन का 46.3 है। बड़े चेक कर ले। और मेटल 46.34 53.6 कुछ आ रहा है। 53.6 ऑक्सीजन का है। वो सही है। 53.54 एंड 53.7 53.6 ऑक्सीजन का आ रहा है। मेटल का 46.34। हाँ हाँ मैम ऑक्सीजन का। तो पहले ये आयन वाला आंसर क्लियर कर लेते हैं। तो कितना आया, परसेंट ऑफ Fe कितना आ रहा है? 20.15 20.1 और परसेंट ऑफ सल्फर 11.5 11.5 आ रहा है। 11.51 परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 63.30 63.309 63.31 ओके। और फिर ये सब से तुम्हारा परसेंट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 100 माइनस 20.15 प्लस 11.51 प्लस 63.3। What is the answer? 5.04 Okay, 5.04. Okay. मैम आपने ऑक्सीजन का 11 into 16 by 2 into 100 कैसे लिखा? 16 by 2 ने 278 बेटा, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। परसेंट कंपोजिशन फॉर्मूला से परसेंट कंपोजिशन, किसी को कोई डाउट है इसमें? मैम 11 कैसे आएगा? 7 आना चाहिए ना। 11 पहले भी 4 है ना, 4 plus 7 आना चाहिए। अच्छा
फॉर्मूला में FeSO4 में 4 मोल्स है और 7 मोल ऑफ वाटर में 7 है, सो 4 + 7 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है ना। ओके मैम। तो 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तू मॉलिक्यूलर मास जब भी कैलकुलेट किया तो उसमें तूने 11 × 16, हाउ मच इज द टोटल मास इन ग्रीन विट्रियोल ऑफ ऑक्सीजन? 176 आता है ना, वही यहाँ पे किया 11 × 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और कोई डाउट है? ओके मैम। आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहते हैं कि एक 16.5 ग्राम ऑफ कोई मेटल है दैट इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। तो एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं पता, देयर इज अ मेटल इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन और ये दोनों के रिएक्शन के बाद इनका एक कंपाउंड बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। इसमें उन्होंने दिया है कि मेटल का मास जो है वो 16.5 ग्राम है और जो मेटल ऑक्साइड है वो 35.6 ग्राम है। तो किसी भी रिएक्शन का बेसिक ये है कि किसी भी रिएक्शन के बाद हम मास को क्रिएट नहीं करते, मास को डिस्ट्रॉय नहीं करते, मास इज ऑलवेज कंजर्व। मतलब अगर मुझे इस रिएक्शन के डेटा से मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया इस रिएक्शन में, तो सिंपली हो जाएगा 35.6 माइनस 16.5 15.1। तो ये हो जाता है 15.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अभी परसेंट कंपोजिशन कैसे आएगा? योर परसेंट कंपोजिशन ऑफ मेटल is whatever is the mass of metal 16.5 upon total 35.6 into 100 and your percent composition of oxygen 100 minus कर ही सकते हो या मिस 19.1 आएगा ना? मिस 19.1 है। कौन सा 19.1 आ रहा है? मास ऑफ ऑक्सीजन 19.1 हाँ ये वाला कैलकुलेशन, ये 19.1 आ गया। यस मैम। ये 19.1 आ रहा है, उसके आगे which gives 59. इससे आपको परसेंट ऑफ मेटल आ गया और जो 19.1 ऑक्सीजन है डिवाइडेड बाय टोटल आप करोगे, इससे आपको परसेंट ऑफ ऑक्सीजन भी आ जाएगा। ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया? मैम बोलो बेटा। मैम इसी सम को हम लोग बिना 35.6 को 16.5 से सब्ट्रैक्ट किए पहले मेटल का परसेंट निकाल के उसको 100 से माइनस कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। ओके मैम। क्योंकि इसमें मेटल और ऑक्सीजन दो ही चीजें हैं। हाँ ओके मैम। तो एक का परसेंट आ गया तो दूसरे का आ ही गया ना बेटा। मैम बोलो। 46.35। ओके ऑक्सीजन का तो 46 54 कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये 46 पॉइंट कितना आ रहा है मेटल का? 46.35। ओके ऑब्वियसली रिमेनिंग इज मेटल। फिफ्टी 53.65 आ जाएगा ना, और क्या? 3.65 यस। फॉर्मूला से ये सारे परसेंट कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम्स हमने कर लिए। पे किसी को कोई डाउट है? नो। अभी मैं आपको रिवर्स प्रॉब्लम सिखाती हूँ। व्हाट इज रिवर्स प्रॉब्लम? इसमें फॉर्मूला इज गिवन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, and looking at molecular formula we understood the mass percent. reverse problem में mass percent दिया है
और उससे अभी हम क्या सीखेंगे, हाउ टू गो एंड फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस वो तो बहुत इजी होगा ना। हाँ वो इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, एक बार वो टाइप के प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। आईसीएसई में Okay, वगैरह ये टाइप के प्रॉब्लम्स 10th स्टैंडर्ड में करवाए जाते हैं, बट एज हियर हाँ। ऑल डिफरेंट बोर्ड पीपल आर देयर, एसएससी बोर्ड के भी बच्चे हैं, तो एक बार वो रिवर्स वाले प्रॉब्लम्स में समझा देती हूँ कि रिवर्स है, परसेंट दिया है प्रॉब्लम में, परसेंट ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, तो परसेंट ऑफ एलिमेंट से वी कैन रिड्यूस, वी कैन गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये टाइप भी कर लेते हैं, देन वी गो अहेड। तो अभी ये टाइप के लिए कुछ बेसिक चीजें समझनी जरूरी है जो मैं समझा रही हूँ। सो कैन आई क्लियर द बोर्ड? यस मैम। हो गया सबका? हाँ मैम। ग्रेट। तो अभी देखो, मैं रिवर्स प्रॉब्लम जो आपको बोल रही हूँ उसके लिए कुछ बेसिक चीजें क्लियर करते हैं। जब भी हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। जितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, हम उसी को लिखते हैं। यस मैम। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने बेंजीन के लिए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 लिखा, इसका मतलब है बेंजीन मॉलिक्यूल में 6 एटम, अगर एक मॉलिक्यूल ले लूं तो 6 एटम ऑफ कार्बन है और 6 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टेल्स अस the exact number of atoms present in the given molecule. Say glucose, C6H12O6. So your molecular formula always tells you exact number of atoms present. But there is something called empirical formula. The empirical formula क्या होता है? Empirical formula is simply the ratio of atoms present, okay, in a molecule of a compound. तो empirical formula exact number of atom नहीं होता, empirical formula होता है एक whole number ratio. This is specifically ratio of atoms Simplest. present in a molecule of a compound. ये एक रेशियो है। से फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन का मुझे इंपिरिकल फॉर्मूला लिखना है, तो उसमें बस मुझे कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो रेशियो है वो लिखना। सो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन? 1:12. 1:1 एटम का रेशियो, मास का नहीं बेटा। ओके ओके मैम, 1:1. मास की बात नहीं कर रही हूँ, एटॉमिक रेशियो। तो 1:1 है, एक एटम कार्बन के लिए एक एटम हाइड्रोजन है, तो 1:1 है इंपिरिकल फॉर्मूला बेंजीन का। अगर ग्लूकोज का 1:2 है 1:2:1 2:1 है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला एक रेशियो है of atoms present in a molecule. मैं इंपिरिकल फॉर्मूला की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अभी मुझे एक प्रॉब्लम आपको समझाना है जिसमें डेटा में मास परसेंट दिया होगा। रिवर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, मास परसेंट टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मास परसेंट का डेटा देते हैं, तो मैं अभी आपको इस मास परसेंट से मैंने सिखाऊंगी हाउ टू गेट इंपिरिकल फॉर्मूला।
तो मास परसेंट से डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आता, हमको मास परसेंट से पहले इंपेरिकल फॉर्मूला के कैलकुलेशन सीखने हैं। और एक बार इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो आई एम शोइंग यू नाउ हाउ टू गो फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मास परसेंट से डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं आता, मास परसेंट से what we get first is an empirical formula, and from that empirical formula we can calculate molecular formula. What is the way? Your molecular formula is always a factor n into empirical formula. वो n फैक्टर क्या है? अगर मैं बेंजीन का empirical formula लूं और molecular formula लूं, when I multiply empirical formula by 6, I get molecular formula. तो बेंजीन के लिए वो n6 है, किसी को कोई डाउट है? और ग्लूकोज के लिए भी वो n6 है, तो n हमेशा 6 होता है ऐसे नहीं, but I just want to explain you कि how is it connected. empirical formula को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है. So n can be any number. How do I get n? n का कैलकुलेशन कैसे होता है? n का कैलकुलेशन सिंपली जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है उसको आप empirical फॉर्मूला मास से डिवाइड करो. तो empirical फॉर्मूला मास क्या हो गया? बेंजीन के लिए empirical फॉर्मूला मास हो गया 12 plus 1 13 is a empirical फॉर्मूला मास. ग्लूकोज के लिए हो जाएगा 12 plus 2 plus 16, तो ग्लूकोज के लिए हो जाएगा 30. ये हो गए empirical, जो empirical फॉर्मूला है उसका मास कैलकुलेट करो. और मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता है, तो बेंजीन के लिए हो जाएगा 72 plus 6 78. तो बेंजीन का जो n है वो आप क्लियरली देखोगे, मॉलिक्यूलर मास 78 है डिवाइडेड बाय 30 और n का आंसर 6 आ जाएगा. और अगर इससे 6 से मैं इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है. तो एक बार इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके, मल्टीप्लाई बाय n. अभी ये n कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉब्लम में कौन सा डेटा दिया होगा मॉलिक्यूलर मास का? They will provide you with the data of molecular mass and mass percent. ये दो चीजें प्रॉब्लम में दी होगी. मास परसेंट से इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा और मॉलिक्यूलर मास से n आ जाएगा. आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, आपके पास n है, you can always calculate molecular formula from the given data. समझ में आ रहा है इतना? अभी एक्चुअली कैसे करना है, ऑब्वियसली आई विल गिव यू वन प्रॉब्लम एंड वी स्टार्ट सॉल्विंग, बट बिफोर दैट इतना आप कॉपी कीजिए, फिर मैं एक प्रॉब्लम लेती हूँ सॉल्व करने के लिए. किसी को एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कंसेप्चुअल डाउट है तो पूछ लो. मैम यहाँ पे n क्या है? n ये फॉर्मूला से आएगा बेटा. n एक नंबर है जिस नंबर से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिले. तो मैंने एग्जांपल बेंजीन का दिया था, तो बेंजीन में ये n6 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है और फिर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 आ जाएगा. तो ये n6 बेंजीन में कैसे आता है? n का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास, बेंजीन का 78 है, अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13 एंड देन यू गेट दिस n. So for every molecule this n will keep changing.
मिस वेपर डेंसिटी का क्या होता है इसमें? हम लोग को वर्ड मैं यूज समझाती हूँ बेटा, वेपर डेंसिटी को मैं अगले लेक्चर वेपर डेंसिटी इज उसके मास बाद बाय में 2. समझाऊंगी। मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। हाँ, वो फॉर्मूला कभी यूज करना है, कैसे आता है, ये सब हम करेंगे बेटा। ओके मैम। पहले इतना जो चल रहा है इतना चलने दो। ये कॉपी करो, तब तक मैं यहाँ पे प्रॉब्लम लिख रही हूँ। I was just मैम बोलिए। मैम आपने ये तो बोला ही नहीं कि मास परसेंट से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव करने का। हाँ, मैं अभी सिखा रही हूँ ना प्रॉब्लम लेके। मास परसेंट से एम्पिरिकल फॉर्मूला का प्रॉब्लम दिया है, देख उधर मास परसेंट दिया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है ये सिखा रही हूँ बेटा। ओके मैम। बट एक बार एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये सेट ऑफ फॉर्मूला यूज करने। तो पहले प्रॉब्लम थैंक यू। दिया है, मास परसेंट का डेटा दिया है और उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ये हम सीख रहे हैं अभी। तो अगर लिख के हो गया तो ध्यान दो। So I'm teaching you how to go मैम सोडियम कार्बोनेट है ना and calculate empirical formula। तो मुझे 3 एलिमेंट दिए हैं इस कंपाउंड में, सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और इनके मास परसेंट दिए हैं। तो सबसे पहले टोटल करके देखना है कि टोटल 100 आ रहा है कि नहीं। तो जो इस केस में आ रहा है, ओके। अभी परसेंट देने का मतलब क्या है? परसेंट देने का मतलब ये है कि 100 में 43.4 ग्राम मास सोडियम का होगा, 100 ग्राम में 11.3 ग्राम मास किसका होगा? कार्बन का होगा, और 45.3 ग्राम मास किसका होगा? ऑक्सीजन। तो ये हमको दिया है। अभी इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इस मास में कितने एटम्स प्रेजेंट है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इस मास को मैं एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगी तो 43.4 में कितने सोडियम एटम्स हो सकते हैं, 11.3 में कितने कार्बन एटम हो सकते हैं, और 45.3 में कितने ऑक्सीजन एटम्स हो सकते हैं। ये एक एटॉमिक रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे।
क्योंकि empirical formula is nothing but ratio of atoms. तो जो भी परसेंट दिया है उसको आपको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है ताकि आपको एक एटॉमिक रेशियो मिल जाए। एटीन पॉइंट 18.8 नहीं आएगा बेटा, 1.88 सॉरी मैम सॉरी मैंने 2 सेव किया। 3 आ जाएगा 1.88 2 आएगा मैम, वो लीस्ट रेशो लेंगे 0.94 11.3 upon 12 is 0.94 2.83 2.8 और थर्ड नंबर 2.83 आ गया। अब ये 3 नंबर का हमको रेशो लेना है, तो ये 3 नंबर का रेशो कैसे ले सकते हैं? इनमें जो सबसे छोटा नंबर है लीस्ट नंबर है उससे सभी नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली नहीं परफेक्टली 1 आएगा 3 और इसका आंसर ऑलमोस्ट 3 आएगा। तो ये मुझे रेशो मिल गया सोडियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन का। So this is how from percent composition I get a ratio. That ratio is 2:1:2. Means जो empirical formula है, it is nothing but a ratio, and that for this compound is found out to be Na2CO3. तो जो डेटा दिया है उससे मास परसेंट से इंपीरिकल फॉर्मूला तक कैसे पहुंचना है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको? हाँ मैम। ओके, तो अभी मैं दूसरा प्रॉब्लम देती हूँ जिसमें डेटा मास परसेंट का होगा। पहले इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और उसके हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचना है बाय यूजिंग दीज सेट ऑफ फॉर्मूलास। So I'm giving you the next problem. तो पहले प्रॉब्लम में हम यहाँ से यहाँ पहुंचे, अभी हम यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे। बोलिए मैम। अगर मींस लाइक हमारा पॉइंट्स में आया उसको होल नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा ना? क्योंकि एटम फ्रैक्शन में नहीं होते ना, तो ये जो लीस्ट रेशो का आंसर आएगा उसको आपको नियरेस्ट होल नंबर के लिए राउंड ऑफ करना है। ओके। वो Na2CO2 2:1:3 है ना? मिस Na2CO3 एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा है, तो फिर Na:(C:(O) का 2:1:2 क्यों लिखा है? इसको 3 आना चाहिए ना यार। 2:1:3। हाँ, ये आंसर 3 आता है सर। ये 3 मैम 2.83 upon 0.94 is 3। मैम आपने लीस्ट रेशियो कैसे निकाला? लीस्ट रेशियो के लिए एटॉमिक रेशियो का जो स्मॉलेस्ट नंबर है, अंडरलाइन किया है देख रेड पेन से, 0.94। तो एटॉमिक रेशियो का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे हर एटॉमिक रेशियो को मैंने डिवाइड किया। ओके। हाँ मैम आ गया? मैम 0.94 इंटू 2 1.88 ही होता है, तो अप्रोक्सीमेट नहीं होगा वो। हाँ, वो एग्जैक्ट आ रहा है। और बोलो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ू?
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मास परसेंट से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचेंगे. तो इस प्रॉब्लम में पहले मास परसेंट से कैलकुलेट करो एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड देन वी विल गो फ्रॉम एम्पिरिकल फॉर्मूला टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये 120 कर. मैम इसका टोटल 100 नहीं हो रहा तो फिर अब तो टोटल 100 नहीं होता, मतलब जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है और टोटल 100 नहीं हो रहा है तो उसमें जो रिमेनिंग है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है. इन्होंने कार्बन का परसेंट दिया है, हाइड्रोजन का दिया है और नाइट्रोजन का दिया है, और जिसका तुम टोटल करोगे तो वो 100 नहीं हो रहा है, मतलब और एक एलिमेंट प्रेजेंट है और वो हमेशा आपको ऑक्सीजन ही लेना है. तो इनको ऐड करके आप ऑक्सीजन का परसेंट कैलकुलेट करो और ये नंबर है ना 46.67 करो तो डिवीजन अच्छी हो जाएगी. मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए ऑक्सीजन दिया या हमेशा कोई भी कंपाउंड हो उसके लिए ऑक्सीजन लेना? हाँ, ऑक्सीजन मतलब रिमेनिंग होता है वो ऑक्सीजन लेना है हमेशा. हाँ बेटा. पर मैम ऐसा क्यों कि हमेशा ऑक्सीजन? क्योंकि है ना एलिमेंटल एनालिसिस जब भी सिखाया जाएगा ना तो कभी ये सारे दूसरे जो एलिमेंट्स है इनके परसेंट निकालने के मेथड्स है, और हम किसी भी कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट के एक्सपेरिमेंटली परसेंट निकालते हैं प्रैक्टिकली, बट ऑक्सीजन के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है. तो रिमेनिंग फिर परसेंट आ गया कंपाउंड में तो रिमेनिंग अगर 100 नहीं हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन मान लेते हैं. ऐसे ही एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है. ओके मैम. मैम जो तरीके से आपने बोला मीन्स रिमेनिंग ऑक्सीजन, वैसे ही हम एयर का कंपोजिशन निकालते हैं. हाँ, मतलब व्हाट एल्स, एयर में तो दूसरे तरीके है. एयर में तो गैसियस फॉर्म में है ना, तो एयर Yes, का ma'am. कंपोजिशन निकालने के लिए और मैम C2H6 and 4O2. पहले ऑक्सीजन कितना आया वो बोलो. ऑक्सीजन 2 आया. 2 नहीं बेटा, फाइनल आंसर परसेंट में कितना आया? 26.63. 26.63. ओके,
फिर आपको निकालना है एटॉमिक रेशियो, और एटॉमिक रेशियो के बाद में निकालना है लीस्ट रेशियो। तो 20/12 1.6 1.6 yes आगे का डिजिट क्या आ रहा है? 1.6 के आगे का डिजिट 6 ही आ रहा है, मिस कंटिन्यू होता जाएगा। 6 आ रहा है, तो 6 ले लो, 6 ले लो, ये तो 6.7 ही आ रहा है। 46/14, तो ये 3.33 रिकरिंग आएगा। और ये भी 1.66 आएगा। तो अभी इसमें लीस्ट नंबर कौन सा है? 1.66। तो हमको उससे डिवाइड करके लीस्ट रेशियो लेना है। ये ऑलमोस्ट 4 ये 1। तो इस कैलकुलेशन से हमको मिल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। CH4 into O. Your empirical formula is CH4N2O। अभी हम देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक कैसे जाते हैं, जिसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। So your empirical formula mass here is going to be 12 plus 4 plus 28 plus 16, and it will be 60. अभी हम n कैलकुलेट करेंगे, जो है मॉलिक्यूलर मास 120 given in the problem and empirical formula mass 60. तो n here is 2. तो इसका मतलब आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H8N4O2, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा, मतलब वो बन जाएगा C2H8N4O2। ये वाला पार्ट समझ में आया? हाँ मैम। Any problem anyone has here? no ma'am. Okay. So we go ahead. So what we learned is कि फॉर्मूला दिया है तो मास परसेंट कैसे निकालना है, और मास परसेंट से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है। परसेंटेज कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से परसेंटेज कंपोजिशन, दोनों टाइप के प्रॉब्लम हमने कर ली। अभी जितना टाइम बचा है उतने टाइम में और एक कंसेप्ट आपको समझा देती हूँ, ठीक है। और अगले लेक्चर फिर मेनली पेपर डेंसिटी और गैस के बारे में थोड़ी बात करेंगे। जो ग्राम मोलार वॉल्यूम मैंने आपको लास्ट लेक्चर कैलकुलेट करके दिखाया है 22.4 लीटर कैसे आता है वो देखेंगे।
अगर उसमें एसटीपी नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया है, कुछ और टेम्परेचर प्रेशर दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे। तो अगले लेक्चर थोड़ा गैस के बारे में समझेंगे, जो गैसियस स्टेट की डेफिनेशन है 1 मोल की, उसके बारे में हम अगले लेक्चर समझेंगे। आज थोड़ा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला ही चीज खत्म कर देते। मैम एनीवन हैज एनी डाउट मैम इन दिस? बोलिए बेटा। मैम आप असाइनमेंट भेजने वाले हैं आज? हाँ पक्का। यस। होमवर्क Okay. तो हर लेक्चर आएगा बेटा। होमवर्क यू आर गोइंग टू गेट एवरी लेक्चर। तो पहला बेसिक होमवर्क तो मैं बुकलेट से दूंगी आपको। सबके मैम पास आपने लास्ट सबके पास पीडीएफ है ना? मैम नहीं मैम। नहीं मैम, एक बार आप ग्रुप पे सेंड कर देंगे आज। हाँ सेंड कर दो ना मैम। हाँ मैं आज तो आपने मतलब जिसके पास पीडीएफ नहीं है उसने लास्ट लेक्चर का भी होमवर्क नहीं किया, ये मतलब है इसका। मैम मेरा तो पहला लेक्चर है आपके साथ, तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम आपने जो होमवर्क भेजा था लास्ट क्लास, वो पीडीएफ में किधर भी नहीं था। मैं सर्च किया पूरा पीडीएफ, बट देन इट इज गोइंग, कोई और पीडीएफ सुनो, वो परफेक्ट जो पेज नंबर दिया है ना उसी पेज नंबर पे है। नहीं था उसपे तो मैम, मैम आपने जो पेज नंबर भेजे ना, हाँ बेटा, उसपे इलस्ट्रेटेड एग्जांपल्स थे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे। मैम हम लोग को जो पीडीएफ मिला उसमें भेज दिया वो लोग। ठीक है, मैंने जब भी मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था तभी मैंने पहले लेक्चर ही हेलो, बट मैं आज फिर से वो पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मिस केमिस्ट्री मॉड्यूल 1 ना? बेटा केमिस्ट्री मॉड्यूल 1 नहीं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा ये अलग से मोल कंसेप्ट का पीडीएफ है। नहीं मैम, हम लोग को जो आपने भेजा था ना उसमें नहीं है। मॉड्यूल 1 नहीं है। हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को रेफर किया था। मैंने के बाद फिर से मॉड्यूल भेजती हूँ जिससे आपको सारा होमवर्क करना है। आई एम सेंडिंग इट टुडे वंस अगेन। ओके, थैंक यू मैम। ओके, और उसके पेज नंबर फॉलो करो, टैली होते हैं। मुझे ना एक मॉड्यूल 1 नहीं दे रखा है मोल कॉन्सेप्ट। मेरा सब बाहर होना चाहिए ना। ये कौन से लेवल पे? अपने ही लेवल पे। If at a time one person will speak, I will understand. What I understood is because multiple modules are walls है ना, बहुत अपना हार जाते हैं हम। multiple modules are shared with you. You are confused which module to use. So after the lecture, I am sharing specifically a module for mole concept. Whatever the numbers there, they are perfectly tallied. ठीक है? Can I go ahead? ओके मैम। और आपको कभी भी होमवर्क देने के बाद अगर ऐसे कुछ डाउट है तो आप पर्सनल थ्रेड पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। There was no need at all for you to wait for a week. एक वीक रुकने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। ओके मैम। आपको नहीं मिल रहा था, तुरंत आप मुझे, मेरा नंबर है आपके ग्रुप पे, आप तुरंत मुझे मैसेज करके पूछ लेते थे कि कंफ्यूजन है, नहीं समझ रहा है कौन सा मॉड्यूल, मैं तुरंत भेज देती थी या बता देती थी। तो इसके आगे के लिए याद रखो, एनीवेयर देयर इज एनी कंफ्यूजन, आस्क इमीडिएटली टू योर टीचर। यस मैम। नो नीड टू वेट फॉर सो लॉन्ग। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो कंफ्यूजन इसके लिए है क्योंकि स्टार्टिंग में एक कंबाइंड मॉड्यूल भेजा था जिसमें मोल और एटॉमिक दोनों हैं। अगर आप उसको रिफर कर रहे हो तो पेज नंबर टैली नहीं होंगे। तो मैंने सिर्फ मोल का भी मॉड्यूल शेयर किया था, मैं फिर से करूंगी आज के लेक्चर के बाद। अभी बस थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ प्रॉब्लम्स कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले ही बिफोर टुडेज लेक्चर गेट ओवर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कैलकुलेशन, मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन हमने समझा। अगर कोई हमको फॉर्मूला लिख के देता है
तो फॉर्मूला लिख के देने के बाद मॉलिक्यूलर मास कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, हाँ या ना बोलो। हाँ मैम। अगर मैंने एक फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूला को देख के एनीबडी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, बट देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जिनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। They are very huge and their exact molecular formula, okay, is very difficult to determine. ये कौन molecules होते हैं? Macromolecules में polymers आते हैं, huge. Macromolecules में कुछ biomolecules आते हैं, biologically present in our body. They have huge structures, जैसे proteins हैं. ओके जैसे नॉर्मल पॉलीमर्स है, टेरिलिन है, इथिलीन है, ये सारे पॉलीसैकेराइड इनके, हाँ बेटा पॉलीसैकेराइड्स है, तो इनके स्टार्च है, तो इनका प्रिसाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, ये लिखना बहुत डिफिकल्ट है। और इनका मॉलिक्यूलर मास थाउजेंड्स में आता है, कभी कभी लाख में आता है। तो अंडरस्टैंड करो कि देयर आर सम सेट ऑफ कंपाउंड्स, देयर आर सम सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका फॉर्मूला लिख के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी हम ऐसे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं बाय मेकिंग सम एलिमेंटल एनालिसिस। सो आई एम शोइंग यू हाउ दैट इज डन बाय सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट होता है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स पे क्वेश्चन आया तो उसको कैसे सॉल्व करना है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा, और फिर भी वो पूछेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम दे रही हूँ बोर्ड पे, उसको सॉल्व करते करते ये कंसेप्ट समझते हैं। So see, I've given you a problem. The problem talks about a starch. So this is a macromolecule जिसका हम फॉर्मूला नहीं लिख सकते, जैसे वाटर, अमोनिया, मीथेन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वैसे इस मैक्रोमोलेक्यूल का फॉर्मूला नहीं लिख सकते। बट एलिमेंटल एनालिसिस से एक डेटा दिया है कि उसमें 0.086% फॉस्फोरस है। तो परसेंट का मतलब क्या है? अगर मेरे पास 100 ग्राम स्टार्च है, स्टार्च का टोटल मास 100 ग्राम है, तो उसमें फॉस्फोरस कितना है? उसमें फॉस्फोरस जो है वो 0.086 ग्राम है, ये मुझे दिया है। और एक हिंट दिया है, वो हिंट ये कहता है कि जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस मैक्रो मॉलिक्यूल का, उस फॉर्मूला में एक ही एटम फॉस्फोरस है। तो इसका मतलब उस टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फॉस्फोरस का मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, और वो एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस कितना है? 31 ग्राम्स। यस मैम।
So 31 grams, okay, is the contribution of phosphorus in that total mass. And then it has to be 0.086%. तो इसको हम simply कैसे solve कर सकते हैं? Now I will say when I am having 0.086 gram of phosphorus, the starch is going to be 100 grams. Yes, ma'am. तो एक atom of phosphorus का mass, therefore 31 gram phosphorus के लिए how much is the mass of starch? And this is going to be the molecular mass of starch. Did you understood this? Yes, ma'am. तो ये कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा देखो. द आंसर विल बी वेरी ह्यूज. मैम 36046.5. ओके 36046.5. तो ये आंसर देखो कितना बड़ा है. 36046.5 ग्राम्स मतलब 36,000 में मॉलिक्यूलर मास है. तो ऐसे जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं वो हम फॉर्मूला से नहीं कैलकुलेट कर पाते. इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे टाइप के मैक्रो मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऐसे किसी एलिमेंट के एनालिसिस से किया जाता है. समझ में आया ये कंसेप्ट? यस मैम. तो ये कॉपी करो. मैं एक सिमिलर प्रॉब्लम देती हूँ आपको जिसको आप सॉल्व करो. यस. बोलो. अभी सॉरी एक मॉलिक्यूल में एक वन एटम ऑफ फास्फोरस है. हाँ. तो यहाँ पर 31 ग्राम ऑफ फास्फोरस किसके लिए ले आएगा? तो एक एटम का मास दिया है 31 ग्राम. एक एटम मतलब 31 ग्राम. उसका एटॉमिक मास 31 ग्राम्स होता है. फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 ग्राम थोड़ी ना होता है. तो क्या होता है तेरे हिसाब से? 31 AMU होता है ना मिस. तो 1 मोल का कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास में तो 1 मोल आएगा ना. ओके मैम. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ही लूंगी ना मैं. 31 AMU लूंगी तो एक मॉलिक्यूल का मास आएगा. मॉलिक्यूलर मास थोड़ी आएगा. लेकिन यहाँ पर तो एक एटम दिया है ना मैम. हाँ बेटा. तो फॉर्मूला में एटम होगा जिसको हम मोल लेके ही कैलकुलेट करते हैं. राइट. मोल किसके लिए मैम? हेलो मैम. मैम हाँ बोलो. आपने 0.086% को ग्राम में कैसे लिया? बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.086%? अगर 100 ग्राम है तो उसमें 0.086 ग्राम ही हो गया ना. परसेंट का मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू 100. मैम पर इधर किधर दिया नहीं स्टार्च का ये मॉलिक्यूलर मास दिया नहीं है ना. फाइंड आउट करना है बेटा. वही तो फाइंड आउट कर रहे हैं. So it is an assumption. This is an assumption. No assumption. When somebody gives you percent, meaning is if total is 100, phosphorus is this much, is the meaning of percent. Okay. Okay. परसेंट का मतलब क्या है? मैं कहूँ 10% फॉस्फोरस है मतलब टोटल 100 में 10 फॉस्फोरस है. यही मतलब हो गया कि नहीं? वो 10 में 10 kg बोलूँ तो फिर 10 समझ में आ रहा है? 100 kg में 10 kg फॉस्फोरस, 100 मिलीग्राम में 10 मिलीग्राम फॉस्फोरस. This is what is the meaning of percent. Yes. 31 ग्राम of phosphorus नहीं क्या है? 31 is the atomic mass बेटा. Okay. दो एटम्स रहते हैं. चलो जिसको नहीं समझ रहा है मैं आपको समझाती हूँ. 2 मिनट ध्यान दो बोर्ड पे.
अगर मैंने मीथेन का फॉर्मूला लिया, ठीक है, तो मीथेन के फॉर्मूला में अगर मेरे पास 1 मोल मीथेन है तो उसमें 1 मोल कार्बन है या नहीं? हाँ 4 मोल हाइड्रोजन है या नहीं? हाँ ये मोल की बात हो गई। अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन लेती हूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में 1 एटम कार्बन हो गया कि नहीं? हाँ और 4 एटम हाइड्रोजन हो गए कि नहीं? हाँ तो मॉलिक्यूल में 1 एटम कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल ऑफ कार्बन का मास पकड़ते हैं हम। जब भी मैं मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूंगी तो मैं 12 AMU नहीं लेती हूँ, 12 ग्राम्स लेती हूँ, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास 1 मोल का होता है। वैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूल में एक एटम है, बट मॉलिक्यूलर मास के कैलकुलेशन में मुझे वो 1 मोल ऑफ फास्फोरस लेना पड़ेगा। हाँ आ गया मैं समझ। और कोई डाउट है इसमें किसी को? तो मैं एक सिमिलर प्रॉब्लम इधर दे रही हूँ। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान दो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैंने क्लोरोफिल का सैंपल लिया है और उसको एनालाइज करते हैं तो 0.04% मैग्नीशियम है। तो क्लोरोफिल आल्सो इज अ मैक्रोमोलेक्यूल, इट्स अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ह्यूज मॉलिक्यूल है, तो जिसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट है, बट हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस डेटा। अभी यहाँ पे लिखा है मिनिमम पॉसिबल, तो मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास के लिए हमको अज्यूम करना है कि 1 मैग्नीशियम का एटम ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो मिनिमम इसी से आएगा। अगर इस प्रॉब्लम के जैसा दिया नहीं है कि 1 एटम प्रेजेंट है, बट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन में वो 1 एटम प्रेजेंट है, यही अजम्पशन पे कैलकुलेट करना है। So can you solve this now? 60 kilos. 60,000 grams या 60 kilos. तो बस वही चीज करनी है। परसेंट दिया है, परसेंट का मतलब है 0.04 ग्राम्स मैग्नीशियम है, तो क्लोरोफिल 100 ग्राम्स हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 1 एटम है, तो 24 ग्राम्स मैग्नीशियम है। तो 24 ग्राम्स मैग्नीशियम के लिए how much will be chlorophyll, and that will be molecular mass of chlorophyll. So when you do this calculation, your answer will come 60,000 grams. 60,000. And you understand 60,000 is a very huge number. 60 kgs. ऐसा मास, इतना मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट नहीं हो सकता। हाँ मैं तो ऐसे टाइप के जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास ऐसे किसी एलिमेंट का डेटा दिया होगा आपको प्रॉब्लम में कि ये एलिमेंट इतने परसेंट प्रेजेंट है, उसके हेल्प से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। बोलिए बेटा। मैम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में फर्क क्या है? बहुत फर्क है बेटा। कॉम्प्लेक्स
का बॉन्डिंग अलग होता है, आगे चल के कॉम्प्लेक्स भी समझाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी समझाएंगे। मैक्रोमोलिक्यूल का बेसिक मतलब होता है स्ट्रक्चर इज वेरी ह्यूज, ओके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कैन बी स्मॉल। जैसे तो आज पोटाश मैंने एलम इज अ आपको मैक्रोमोलिक्यूल। आज मैंने आपको सोडियम फेरिसाइनाइड दिया, Na3FeCN6, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, हाँ जिसको मैं फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करती हूँ, और वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स इज अ पर्टिकुलर Okay. वे ऑफ बॉन्डिंग एंड मैक्रोमोलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर Okay. वेरी ह्यूज। और So बोलिए macromolecules contain covalent bonds. यस, मैं सब में मैक्रोमोलेक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड तो कंपलसरी रहता रहेगा ना कार्बन की वजह से। ऐसे कुछ नहीं, कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल रिफर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। ओके मैम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड So है all- तो आयोनिक भी हो सकता है। So all macromolecules are organic compounds. ऐसे नहीं No, बोला मैडम, मैंने, हमने बोला हो सकता है ना, आयोनिक भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब है अ मॉलिक्यूल व्हिच इज वेरी वेरी ह्यूज, मैक्रो इज ह्यूज, Okay. वो कुछ भी हो सकता है। कुछ Okay. एग्जांपल्स दिए कि पॉलीमर्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल की बात करेंगे तो ये ऑर्गेनिक है, प्रोटीन, फैट्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये ऑर्गेनिक है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मैक्रोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक होते हैं, Okay. आपके इनऑर्गेनिक Understood, ma'am. मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल का बस इतना सा मतलब है कि एक मॉलिक्यूल जिसकी साइज बहुत ही बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसको हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और मेरा पॉइंट आज सिखाने का ये था कि अगर इनको मैं फॉर्मूला लिख के रिप्रेजेंट नहीं कर सकती तो मैं मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करूंगी, क्योंकि अब तक आपको फॉर्मूला दिया है तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना सिखाया। तो अगर देयर आर मॉलिक्यूल्स जिनका फॉर्मूला नहीं लिख सकते हम, तो क्या हम उनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं? आंसर इज यस, एंड आई शोड यू द मेथड। डिड यू गॉट द पॉइंट? यस मैम। Because Yeah. what is taught to you is Yes. formula given, you can आसानी से calculate the molecular mass. But what I taught you today is there are some good set of molecules जिनका formula ही नहीं लिख सकते, but फिर भी हम alternate method से उनका molecular mass calculate कर सकते हैं। समझ में आया? ओके मैम। Any Yes, doubt ma'am. anyone still has? मैम So what is the first thing that I do immediately now is I am sending you the module. और जिन्होंने लास्ट लेक्चर ma'am. का होमवर्क नहीं किया है वो सबसे पहले कर दो। यस मैम। और इसके आगे कभी भी ऐसे कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहेगा तुरंत मैसेज कर दो मुझे। आई विल ट्राई टू आंसर अर्लीएस्ट पॉसिबल, ASAP आंसर मिलेगा आपको। Yes. Okay, ma'am. बाय फॉर टुडे एवरीबॉडी। Okay, ma'am. सी यू Thank- नेक्स्ट वीक। होमवर्क करके आना, रिवीजन करके Bye. आना, प्रॉब्लम की Yes, ma'am. प्रैक्टिस करके आना। बाय एवरीबॉडी। थैंक्स मैम। Thanks, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.